IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हे प्रणय। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, 2019 में अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा के, और एक बार फिर हम अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। कितने नंबर ऑफ वोटर्स होंगे उसके लिए। तो इस बार तो पूरा मतलब जो डिस्कोर्स है वो इलेक्शंस पर ही रहेगा इस साल। हाँ हाँ, कि कैसे हम, और वो हमारे काबिले तारीफ चीज भी है। हिंदुस्तान में एक जबरदस्त मैं तो बोलूंगा एक तरीके का जलसा होता है इलेक्शन। वो हम्म। बाकी पॉलिटिकल की चीज को छोड़ के, और इतना बड़ा जो एक चीज है मेरे ख्याल से जो हम एक तरह से वर्ल्ड क्लास करते हैं। तो हम्म। ये हम्म। चीज तो एकदम काबिले तारीफ है हिंदुस्तान की। बिल्कुल, तो उसी के ऊपर आज पुलियाबाजी में चर्चा करते हैं, क्योंकि चुनाव हम थोड़ा अलग रूट लेंगे। क्योंकि जनरली जब हम लोग चुनाव के बारे में बात करते हैं तो ये लोग पार्टी के बारे में बात करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। पर ये चुनाव प्रोसीजर ही क्या होता है इसके बारे में थोड़ा कम ज्ञान है हम सब लोगों को, तो इसी के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं। क्यों? बिल्कुल, और खासकर ये ईवीएम आजकल बहुत ही चर्चा में है, तो ईवीएम की हम तह तक जाएंगे। यस। तो इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आलोक शुक्ला। शुक्ला जी एक सर्जन हैं और एक आईएएस ऑफिसर हैं। वो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे 2009 और 2014 के बीच में। वह ऑब्जर्वर रह चुके हैं इलेक्शंस के कई कई देशों में, और उन्होंने हालिया एक किताब भी लिखी है, ईवीएम्स द ट्रू स्टोरी, जिसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है कि ईवीएम के विरुद्ध जो भी ऑपोजिशन होता है वह क्यों फॉल्टी है। तो शुक्ला जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्ते आलोक जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सौरभ। तो सबसे पहले आलोक जी, आपके चुनाव वगैरह में जाने से पहले और आपकी बुक में और ईवीएम के पास जाने से पहले थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए। आप सर्जन थे, उससे आपने आईएएस में आने का कैसे सोचा, और आईएएस की जर्नी में आप चुनाव आयोग में कैसे आए? तो सर्जन तो बाई ट्रेनिंग हूँ मैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त मिलकर के यूपीएससी के एग्जाम लिख रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी लिखता हूँ, और सिलेक्शन हो गया तो आईएएस में चला गया। हम्म। और चुनाव का तो ये है कि चुनाव जब होते हैं तो आप जिस भी पोस्ट पे जहां कहीं पे भी रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लगभग सारे ही ऑफिसर्स चुनाव में किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, एसडीएम के रूप में चुनाव से जुड़ने का मौका मिलता ही रहा। लेकिन उसके बाद अच्छा। 2007 में मुझे छत्तीसगढ़ राज्य में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया, और वहां का हम्म। इलेक्शन मैंने कराया। और उसके बाद तुरंत बाद ही लोकसभा का चुनाव था, और चुनाव आयोग में एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट खाली था। तो उस वक्त हम्म। शायद आयोग को लगा होगा कि मैंने आज ठीक काम किया है, तो इसलिए उन्होंने मुझे वहां ले लिया। और फिर मैं हम्म। लगभग 5.5 साल चुनाव आयोग में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम करता रहा। तो चुनाव आयोग में कोई परमानेंट स्टाफ होता ही नहीं है क्या? सब लोग ऐसे डेपुटेशन या थोड़े टाइम के लिए आ जाते हैं, या जब चुनाव होता है तो उसी समय लोगों को बोला जाता है चलो चुनाव में अभी थोड़ी देर हेल्प कर दो, और उसके बाद सब डिस्पर्स हो जाते हैं वापस? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग का अपना एक सेक्रेटेरिएट है जिसमें कि काफी सारे ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं चुनाव आयोग के, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स, ये ज्यादातर डेपुटेशन पर होते हैं। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो जैसा आप जानते हैं कि स्टेट कार्डर में लोग होते हैं और भारत सरकार में डेपुटेशन पे जाते हैं। हम्म। तो उसी तरह से चुनाव आयोग में डेपुटेशन पे जाते हैं। समझ गया। तो ये संसद चुनाव जैसे अब आने वाला है 2019 में, तो इसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग कब से शुरू करता है? चुनाव आयोग तो लगभग लगभग ये समझ लीजिए कि 1 साल पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देता है। क्योंकि पता नहीं, शायद हमारे बहुत सारे साथियों को ये नहीं मालूम होगा कि एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स की और मैनेजमेंट की एक्सरसाइज है। हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, और
ऐसी ऐसी जगहों पर हैं, कहीं बहुत ऊंची पहाड़ों पर हैं, कहीं समुद्र के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स पर हैं, कहीं जंगल के बीच में हैं, कहीं रेगिस्तान में हैं। तो इन सब जगह पे चुनाव कराने के अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अच्छा, उसके अलावा आजकल आप जानते ही हैं कि टेररिज्म और इस तरह की दूसरी चीजें भी बहुत ज्यादा फैली हुई हैं हमारे देश में बहुत सारे स्थानों पे। तो इसलिए सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सारी तैयारियां चुनाव आयोग को अपनी पूरी प्लानिंग की एक्सरसाइज लगभग 1 साल पहले से शुरू करनी पड़ती है। और ये एक और सवाल था कि जैसे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो इसकी संरचना का ईसीआई ऑफिसर्स के ऊपर आपके मुताबिक क्या फर्क पड़ता है? मतलब इसका मतलब ये है क्या कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको छू नहीं सकती, या फिर ऐसा भी होता है क्या कि कई पार्टियां चुनाव आयोग को चुगली करती है कि देखो ये पार्टी ने ऐसे कर दिया, ये गलत है, आप इनके अगेंस्ट कुछ कीजिए, ऐसे होता है क्या? नहीं, मैंने अपने कैरियर में अभी तक ईसीआई के ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायत होते तो नहीं देखी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन हाँ, इस आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम आयोग से शुरू करते हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो पहले काफी समय तक 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। आजकल अभी एक ही हैं, तो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के शायद अपॉइंटमेंट कुछ दिनों बाद होगी। पर अभी आज की तारीख में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर है। तो जो 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 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके बारे में तो ये कि उनको हटाने के लिए आपको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए करनी पड़ती है। मतलब आपको उनके लिए महाभियोग चलाना पड़ेगा, इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा। लेकिन लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो चीफ नहीं है, उनको सरकार कभी भी हटा सकती है। उनके लिए अच्छा। उनके लिए महाभियोग की जरूरत नहीं है, उनको सरकार हटा सकती है। केवल इतना है कि चीफ से उनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो एक बहुत ओके। काफी समय से चुनाव आयोग ने एक चुनाव सुधार के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है भारत सरकार के पास कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच का ये अंतर हटाया जाए, तभी तो उनको पूरी सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, अब जो अधिकारियों की बात है, जो ऑफिसर्स की आप बात कह रहे हैं, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि ज्यादातर ऑफिसर्स, जो सीनियर ऑफिसर सीनियर लेवल के हैं, वो डेपुटेशन पर होते हैं। तो उन सबको पता है कि हमको लौट करके तो सरकार में ही जाना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जाना है। तो जी। हालांकि आपने जैसे बताया कि ऐसा तो नहीं मैंने देखा कि चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हों, लेकिन ऐसा तो मैंने कई बार देखा है कि जब वो वापस गए और सरकार को ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे हमें कोई नुकसान हुआ होगा उस समय, तो वो अपना बदला निकालते हैं कभी कभी। तो इसलिए भी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जो सरकार के अधीन नहीं होती है, तो चुनाव आयोग का एक बहुत पुराना प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि चुनाव आयोग का जो सेक्रेटेरिएट है उसको भी इंडिपेंडेंट किया जाए, पूरी तरह से चुनाव आयोग के अंडर में किया जाए, और चुनाव आयोग के अधिकारियों को लौट के सरकार में जाने की जरूरत ना पड़े। तो एक तरीके का परमानेंट स्टाफ बन जाए और वो सरकार के अधीन न रह जाए। आज की तारीख में वो सरकार के अधीन हैं। बिल्कुल तो सरकार के अधीन हैं, तो सरकार चाहे तो उनके ऊपर एक्शन ले सकती है या बाद में उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। करेक्ट। और अपने श्रोताओं को प्रणय इतना मैं सोचा एक चीज जरूर बताएं कि इम्पीचमेंट मतलब कि पार्लियामेंट को करनी पड़ेगी, तो सरकार नहीं कर सकती। जी, लेकिन वो केवल चीफ के लिए है, जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है उनको सरकार हटा सकती है। बिल्कुल। और शुक्ला जी, जैसे कि जुडिशियरी को निकालने के का फंडिंग भी एकदम इंडिपेंडेंट होता है ना, मतलब तो वैसा ही इलेक्शन कमीशन का भी होता नहीं, होगा? अगेन अनफॉर्चुनेटली देखिए, जो आप टेक्निकल लैंग्वेज में इसको चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसमें पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती है। तो जुडिशरी का सारा एक्सपेंडिचर चार्ज होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं है, वोटेड है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को हर बार जब भी बजट की जरूरत पड़ती है, सरकार के आगे जाके हाथ फैलाने पड़ते हैं कि हमको बजट दीजिए। तो ये भी एक बहुत दिनों से प्रस्ताव पेंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर भी चार्ज किया जाए। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है जिसकी जरूरी होना चाहिए। हाँ। और शुक्ला जी, अब आ जाते हैं इलेक्शन के ऊपर ही। तो अब
आपने न्यूटन फिल्म तो देखी ही होगी और उसमें भी छत्तीसगढ़ के बारे में ही बताया गया है। तो दुर्गम जिलों में चुनाव करवाने में आपको क्या क्या परेशानियां आई थी जब आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे वहां? देखिए, दुर्गम जो और क्षेत्र, न्यूटन, और चूंकि न्यूटन फिल्म की बात हुई, मतलब फिल्म बहुत ही जबरदस्त थी। आपको लगा कि फिल्म काफी हकीकत से मिलती जुलती थी? बहुत लोगों ने बोला है, पर आप तो इलेक्शन प्रक्रिया के नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल करीब थे। बिल्कुल हकीकत से मिलती जुलती है। असल में एक जो आपने मेरी किताब का नाम लिया, उसके पहले मैंने एक किताब लिखी है, एम्बुश टेल्स ऑफ बैलेट्स के नाम से। तो अच्छा। उसमें हाँ, और ये किताब जो है ये एक्चुअली न्यूटन फिल्म के पहले आई थी, लेकिन बहुत ज्यादा उस हम्म। पर चर्चा नहीं हो पाई। उसमें एक कहानी न्यूटन जैसी है, मिलती जुलती। हम्म। तो न्यूटन में काफी कुछ जो दिखाया गया है वैसा होता है। हालांकि ऑफ कोर्स जो फिल्म के परिप्रेक्ष्य से छोटा है, थोड़ा ड्रामेटाइज तो करने की जरूरत पड़ती है, फिल्म में तो ड्रामेटाइज किया गया है, लेकिन काफी कुछ हम्म। होता है। और हमारे जो सुरक्षा बल हैं और हमारे जो इलेक्शन में काम करने वाले लोग हैं, वो काफी कुछ अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना और अपने अपनी सारी मुश्किलें झेल के वहां जाते हैं और वहां जाकर के वोटिंग हम्म। कराते हैं। इसमें कोई और शक कभी नहीं। कभी थोड़ा जबरदस्ती वोटिंग भी कराते हैं, जैसा न्यूटन में दिखाया रहे थे वो। एक्चुअली पहले ये शिकायतें बहुत आम हुआ करती थी कि वोटिंग जबरदस्ती कराई या अपने आप वोट डाल के आ गए। मैं जब हम्म। 2007 में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर छत्तीसगढ़ में बना था, 2008 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था वहां का, तो हम्म। ऐसी ऐसी हम्म। शिकायत काफी आई थी। और उसके बाद हम्म। इलेक्शन कमीशन ने मुझे बोला कि आप जाकर के वहां पर जांच करिए। जब मैं वहां गया, हम्म। तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि उस समय जो वहां की पुलिस थी, उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया मेरा। फाइनली वहां के जो कलेक्टर साहब थे वो बहुत बहादुर थे, उन्होंने अपने दो पटवारियों के साथ में मोटरसाइकिल पर मुझे बिठा करके वो जंगल के अंदर लेके गए, और हम लोग अपने साथ वीडियो कैमरा लेके गए थे। और वहां जाकर के हम्म। हम लोगों ने लोगों के गांव में वीडियो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, और ये पाया कि वास्तव में ये झूठी वोटिंग वहां कराई गई थी। तो तो फिर उसके बाद अरे इलेक्शन बाप रे! कमीशन हाँ। ने 11 पोलिंग स्टेशन पर उस जांच के आधार हम्म। पर दोबारा से वोटिंग कराने के आदेश दिए थे। तो ऐसा होता था। ओ। लेकिन हम्म। अब बहुत सारी चीजें निर्वाचन आयोग ने ऐसी कर दी हैं जिससे इसकी हम्म। संभावना बहुत कम हो गई है। उदाहरण के लिए, जो इस तरह के पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे ऐसी चीजें हम्म। हुआ करती थी, वहां के लिए उन्होंने एक अब ये कानून बना दिया है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो वहां पोलिंग हाँ। स्टेशन पर वहां के किसी गांव के नागरिक के साथ में अपना एक फोटो खींचेंगे, जिसमें कि अच्छा, अच्छा। बैकग्राउंड में वो पोलिंग स्टेशन दिखेगा, और वो फोटो खींच करके हम्म। वो भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा हम्म। हम्म। हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बर्मा बॉर्डर के एक पोलिंग स्टेशन से शुरू किया था, और अब ये काफी आम हो गया है। हम लोग, जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग पोलिंग हम्म। स्टेशन से डायरेक्ट वेबकास्टिंग करते हैं। तो अच्छा। वहां पे, हम्म। हाँ, डायरेक्ट वेबकास्टिंग करते हैं, और आजकल तो हजारों पोलिंग स्टेशन से पोल डे में वेबकास्टिंग होती है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो वो पूरे जितनी हम्म। देर पोलिंग चलती है, वहां पे कैमरा लगा रहता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, आईपी होता है कैमरा, और वो इलेक्शन हम्म। कमीशन की वेबसाइट पे वहां पोलिंग स्टेशन में क्या चल रहा है वो एग्जैक्टली आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, पोलिंग स्टेशन वाइज। हम्म। हम्म। यहाँ तक वाह। समझ लीजिए कि एक आध बार हम लोगों ने बर्मा बॉर्डर पे वास्तव में लोगों को आकर के मतदान केंद्र को लूटते भी देखा, और उसके बाद उस बेसिस पे हमने दोबारा से चुनाव कराया। तो ऐसी बहुत ओ। सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी ने संभव कर दी हैं कि ये गड़बड़ियां हम्म। रोकी जा सके। तो क्योंकि आपने ये प्रोसेस बताया, तो मैं हम्म। यहाँ मतलब इस पॉडकास्ट में कुछ कुछ जो आलोचनाएं आती रहती हैं हमारे प्रोसेस की, हम वो भी लाते रहेंगे ताकि आपसे उनका क्लैरिफिकेशन ले सके। तो एक जरूर। आलोचना जो हम्म। अक्सर आती है कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस इतने सालों से चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन रिजल्ट हमारे आने में बड़ा देर लगती है। क्योंकि बाकी बहुत सारे देशों में जैसे इलेक्शन होता है और 2 घंटे बाद रिजल्ट आ जाता है। तो लेकिन जैसा आप प्रोसेस बता रहे हैं, क्योंकि आप बीच में समय देते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसकी त्रुटि सुधार किया जा सके, यही रीजन है या और कुछ भी है? नहीं सौरभ, एक रीजन तो ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि भाई पुनर्मतदान कराया जा सके, लेकिन इसके अलावा हमारा एक, देखिए, देश इतना बड़ा है कि हमारे जो चुनाव हैं वो एक दिन के नहीं होते। हमारे चुनाव मल्टीपल फेजेस में होते हैं, 6-6 7-7 फेज में चुनाव होते हैं। और क्योंकि हमारे पास में फोर्स लिमिटेड होती है, तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह फोर्स ले जाने में भी एक आध हफ्ते का टाइम लगता है। तो हमको जो अच्छा। चुनाव की पूरी प्रोसेस है उसको कराने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लग ही जाता है। अब ये सोचिए कि हम्म। अगर फर्स्ट फेज का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया
और उसके बाद आप सेकंड फेज का इलेक्शन करा रहे हैं, तो ये आरोप भी लग सकता है कि जो आपने फर्स्ट फेज का इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसका दूसरे फेज के इलेक्शन पे असर पड़ रहा है। तो बिल्कुल। इसलिए नहीं, वो तो इसलिए ठीक बात, हम, वो तो ठीक बात है। हाँ हाँ, तो ये काफी दिनों से हम देख रहे हैं, वो 6 से 8 हफ्ते वाला चीज अभी मेरे ख्याल से पिछले 4-5 चुनावों से ऐसा ही चल रहा है। तो अब ये क्या मान लिया है कि बस इतना ही है, इससे आगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, या हम कुछ सोच रहे हैं कि कैसे हम 2 हफ्ते में कराएं? नहीं, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और हम्म। बहुत बारी कोशिश ये, अब जैसे इस बार जो इलेक्शन हुए थे, जो 5 राज्यों के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, उसमें आपने देखा हम्म। होगा कि बड़े बड़े राज्य जैसे मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या तेलंगाना है, उसमें एक ही दिन में पूरा का पूरा पोल कराया गया। लेकिन होता बिल्कुल। यह है कि जब पूरे देश में कराना है, और देश की जो परिस्थितियां हैं वो तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है। कहीं पर माओइज्म है, कहीं पे दूसरे किस्म का टेररिज्म है, कहीं पे कोई और चीज हो रही है, तो बिना फोर्स के आप नहीं करा सकते। अगर आप बिना फोर्स के कराएंगे तो मतदाताओं को भी सुरक्षा नहीं मिलेगी और इलेक्शन ऑफिसर्स को भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। और फोर्स हमारे पास लिमिटेड है। आप अपनी सारी बॉर्डर से तो फोर्स निकाल करके इलेक्शन में नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो जरूर। लिमिटेड फोर्स के साथ अगर आपको पूरे देश में चुनाव कराना है तो फेज में कराना जरूरी हो जाता है। और ये आर्मी का बात शायद यूज भी नहीं है, सारा सीआरपीएफ के साथ ही करते हैं शायद। नहीं, आर्मी तो कभी भी यूज नहीं की जाती है इलेक्शन में। आज तक हम लोगों ने आर्मी का कभी यूज नहीं किया है। लेकिन जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अब देखिए बीएसएफ जो है या आईटीबीपी जो है, वो बॉर्डर को तो वही मैन करते हैं, आर्मी तो थोड़ा पीछे रहती हाँ, है। करेक्ट। बॉर्डर पर बीएसएफ होती है, तो आप सारी बीएसएफ नहीं निकाल सकते बॉर्डर से, आप सारी आईटीबीपी नहीं निकाल सकते बॉर्डर से, वो कुछ ना कुछ वहां रहेंगे। बिल्कुल। पर शुक्ला जी, ये इतना सिक्योरिटी टाइट होना इलेक्शन के लिए, ये आप जब ऑब्जर्वर थे दूसरे देशों में, तब भी वहां पर भी आपने देखा गया कि इतना सिक्योरिटी लगता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए? एक्चुअली अलग अलग देशों में परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। अब जैसे जब मैं इजिप्ट में गया था, मिस्र में जब मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर बन के गया था, तो वहां बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी थी, क्योंकि वहां पर टेररिज्म और मुस्लिम ब्रदरहुड और ये सारी चीजें, आईएसआईएस, इसका बड़ा एक बोलबाला वहां हुआ करता था। दूसरी तरफ जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया चुनाव देखने के लिए, तो वहां तो पोलिंग स्टेशन पे एक भी पुलिस वाला नहीं रहता। वहां तो बड़ा पिकनिक कैसा माहौल रहता है, लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर खोमचे लगे रहते हैं, लोग खाते पीते मजे करते चुनाव में जाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप जिन जगह पे काम कर रहे हैं वहां पे परिस्थितियां कैसी हैं। हमारे अपने देश में भी अगर आप देखेंगे कि भाई किसी बड़े शहर में चुनाव हो रहा है, तो वहां पे पोलिंग स्टेशन पे आपको कोई एक आध पुलिस वाला खड़ा है तो पर्याप्त हो जाता है। या बहुत सारे बहुत पीसफुल स्टेट्स हैं, वहां पर ऐसी परिस्थिति होती है। और माओइस्ट अफेक्टेड एरिया में आपको एक एक पोलिंग स्टेशन के लिए एक एक प्लाटून भेजनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे परिस्थिति में और कैसी जगह पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट शहरों में तो मुझे लगता है कि अभी भी मतलब देख करके कि थोड़ा सा हमारा शायद बैगेज भी है, जितनी वो रहते भी है सिपाही वगैरह, मतलब शायद उतनी की जरूरत उतनी भी नहीं है। मतलब वोट दे के आना है। आजकल तो मैंने कभी किसी एटलीस्ट अर्बन एरिया में, तो जैसे कोई दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे जैसी जगह में थोड़ी दंगा फसाद हो जाता है पोलिंग स्टेशन पे। अब असल में देखिए क्या है कि जब तक नहीं होता तब तक नहीं होता, जब होता है तो हो जाता है। और आपको मालूम है कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और पता नहीं किस किस तरह की छोटी छोटी चीजों पे कहां पर क्या गड़बड़ हो जाए। आपको मालूम है बॉम्बे में दंगे हो चुके, ताज होटल में टेररिज्म का अटैक हो चुका। तो इसलिए हम लोग ये मान के नहीं बैठ सकते कि बड़े शहर में नहीं होगा। ये बात बिल्कुल। तो अब हम लोग किताब पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स द ट्रू स्टोरी, आपने जो किताब लिखी है। तो उसमें सबसे पहले तो आपने जो पहले इलेक्शन की कहानी बताई थी भारत में, वो बहुत ही दिलचस्प लगी मुझे। जिसमें आपने बताया था अलग अलग बैलेट बॉक्सेस होते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, हमारे लिसनर्स को मजा आएगा। जी, तो असल में क्या है कि अगर हम मतदान की बात देखें, तो मतदान की कहानी अपने आप में बड़ी मजेदार है कि मतदान कैसे होना चाहिए। तो जब भारत आजाद हुआ और पहला चुनाव कराना था चुनाव आयोग को, तो ये बात आई कि भाई हमारे तो देश के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो कैसे मार्क करेंगे वोट को। बैलेट पेपर के ऊपर अगर लोगों के नाम लिखे हुए हैं या इवन चुनाव चिन्ह बने हुए हैं, तो उसको मार्किंग वो नहीं कर पाएंगे, और मार्किंग करेंगे तो गलत कर देंगे। तो इसलिए उस समय चुनाव आयोग ने क्या किया कि एक बैलेट पेपर कॉमन दे दिया जिसपे कोई मोहर नहीं लगाई जाती थी, और जो डब्बे थे वो हर कैंडिडेट के अलग अलग बना दिए। तो आपने वो वोट जिस डब्बे में डाला, उस डब्बे के वोट अगर आप जब गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले।
हाँ, तो उस समय मतलब ये मार्किंग सिस्टम, पहले 2 चुनाव में ऐसा हुआ। हाँ, तीसरे चुनाव में फिर लोगों ने ये शिकायतें करनी शुरू कर दी, जैसे कि आज ईवीएम के बारे में लोग करते हैं हम्म, कि भाई ये तो क्योंकि वोट पे मार्क, बैलेट पे तो कोई मार्क ही नहीं है, तो आपने जब डब्बे से निकाला तो उसके बाद में लोग एक को अगर उसको मिक्स कर दें, किसी का किसी में डाल दें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसका वोट किसके पास चला गया। अच्छा, हाँ, हाँ, तो इसलिए मार्किंग करना जरूरी है। हाँ, और तब तक 2 चुनाव हो चुके थे, तो चुनाव आयोग को भी ये लगा कि भाई अब लोग जो है हमारे देश के मतदाता वो समझदार हो गए हैं कि अब वो मार्किंग कर पाएंगे। हाँ। तब फिर वो मार्किंग सिस्टम शुरू हुआ और बैलेट इतने का। सारे डब्बे भी ले जाने पड़ते होंगे इलेक्शन करवाने के लिए, अगर 50 कैंडिडेट हैं तो 50 डब्बे चाहिए होंगे फिर। हाँ, और मतलब इतने सारे डब्बे आप लेके जाइए, फिर उनको कैरी करिए, उनको खोलिए, तो वो सारी चीजें थी। हम्म, 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 एक्चुअली ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो पहला जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त तो बहुत सारे, एक एक मैन्युफैक्चरर से नहीं, भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से डब्बे खरीदने की बात की थी। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश में और 1-2 जगह पे ऐसा हुआ कि वो बना ही नहीं पाए लोग बाग। हम्म, तो फिर गोदरेज सामने आया और गोदरेज ने आके कहा कि हम बनाएंगे। हम्म, और गोदरेज बड़ा प्राइड लेता है इस बात में कि उन्होंने रात दिन काम करके लाखों की संख्या में बैलेट बॉक्स बना करके टाइमली दिए, जिससे कि टाइमली ओके, चुनाव ये हो तो इंटरेस्टिंग। और इनफैक्ट मैंने जो एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनी थी कि इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो भारत के गणतंत्र बनने से पहले ही हो गया था शुरू। तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एक तरह से सेक्रेटेरिएट की तरह काम कर रही थी। और उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा अगर हम वेट करेंगे तो 52 का तो हो गया, क्योंकि आपको इलेक्शन की लिस्ट बनानी थी। तो इलेक्शन की लिस्ट का काम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर ही चालू हो गया था, बिफोर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हाँ, बस इतना सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन के सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एक तरह से संसद का काम कर रही थी, क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो संसद नहीं थी। करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संसद का काम कर रही थी। पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि इलेक्शन कमीशन पहले बनाया गया और संविधान का अंगीकार बाद में किया गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 26 जनवरी को आप जानते हैं कि हम गणतंत्र बने थे, और इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी को बना था, एक दिन पहले। इसीलिए इलेक्शन कमीशन नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाता है। ओह, अच्छा। अच्छा, दिलचस्प बात है। चलिए, मतदान प्रक्रिया के बारे में तो हम थोड़ा बहुत समझ गए। अब अगले भाग में करेंगे चर्चा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। अब जो बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, अब बार बार कई लोग हर साल एक न्यूज आ जाती है कि हमें भरोसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। अभी कुछ दिन पहले चंद्रबाबू नायडू जी का भी एक ट्विटर पे ट्वीट आया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हमें भरोसा नहीं है। तो इस बारी में ही डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ईवीएम आने से पहले क्या क्या तकलीफें थी चुनाव करने में, थोड़ा उससे बैकग्राउंड सेट होगा। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि ईवीएम कैसे आई। जो उस समय जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, उनको ये लगा कि पूरे देश में इतने ज्यादा वोटर हैं और इसको मैनुअली करने में बड़ी दिक्कत होती है। शक्दर साहब थे, और शक्दर साहब की खास बात ये थी कि वो उसके पहले लोकसभा के सेक्रेटरी रह चुके थे, और लोकसभा में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लगवाया था। अच्छा। तो थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग थे। अच्छा। तो ये उनको ये लगा कि अगर हम ये मैनुअल करने की जगह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करेंगे तो शायद हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो कहानी ये है कि वो एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गए, हैदराबाद में उनका हेडक्वार्टर है, और वहां पर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डिफेंस का काम करते हैं और दूसरे बड़े बड़े काम करते हैं, तो क्यों नहीं आप एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाते हैं। तो देन दे टुक इट एज अ चैलेंज, और फिर उन्होंने ईवीएम बनाना शुरू किया। आपको अब आप अगर मेरी किताब पढ़ेंगे जो जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, उसमें मैंने मिस्टर टीएन स्वामी का एक डिटेल्ड इंटरव्यू लिखा है। टीएन स्वामी साहब उस समय ईसीआईएल में काम करते थे और इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन में थे। वो आज 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं और बेंगलोर में रहते हैं, रिटायर्ड लाइफ। तो उन्होंने बहुत विस्तार से मुझे ये कहानी सुनाई थी। उसके बाद उन्होंने फिर वो बनाना शुरू किया और उसमें तरह तरह के मॉडल बने, बहुत रिसर्च की, और सब करने के बाद में फिर उन्होंने एक प्रोटोटाइप बना के दिया।
तो जब वो प्रोटोटाइप बना करके उन्होंने हम्म, इलेक्शन कमीशन को दिखाया तो इलेक्शन कमीशन बहुत ही उनको अच्छा लगा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हम इसका उपयोग तब करेंगे जब पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन कर लें। तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में उन्होंने एक मीटिंग करी इलेक्शन कमीशन ने, और आपको आश्चर्य होगा जान के कि उस समय के जो स्टालवर्ड्स थे भारतीय जनता पार्टी से, उस समय लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ये उस मीटिंग में थे। कांग्रेस पार्टी से तारकेश्वरी सिन्हा जी थी। तो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स वो सब गए उस मीटिंग में, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको देखा, समझा, खुद चला के देखा, और फाइनली सब देखने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल अच्छी चीज है, इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो मशीन ले जाकर के, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनको दिखाई, और पहले पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाई, उसके बाद प्रधानमंत्री को दिखाई, और प्रधानमंत्री को भी पसंद आई। अच्छा। वो भी सारी बहुत रेयर फोटोग्राफ्स हैं जो आप देखेंगे किताब के अंदर हैं। हाँ, आडवाणी जी की फोटो है ईवीएम देखते हुए, इंदिरा जी की फोटो है ईवीएम देखते हुए, तो वो सब उन्होंने देखा। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले केरल में एक परूर नाम की जगह है, वहां पर एक उपचुनाव होने वाला था, वहां पर ईवीएम का उपयोग किया। ये किस सन की बात है? ये केरल में 1980 में इसका यूज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, समहाउ मुझे लगता था कि हाँ, इतनी पुरानी बात है। पुरानी बात है। बिल्कुल, मुझे हमेशा लगता था कि ये ईवीएम वगैरह जो है ये लेट 90s वगैरह में जो है। नहीं, वो आपको वो भी लगता है, वो सही लगता है। उसका कारण ये है कि केरल में चुनाव में यूज हुआ, और उसके साथ में 10 और जगह पे भी यूज हुआ, 9 और जगह पे यूज हुआ, टोटल 10 जगह यूज हुआ। लेकिन केरल में जो चुनाव हार गए सज्जन, उन्होंने उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन लगाई, जो केरल हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए। बड़ा सेलिब्रेटेड केस है। अगेन आप देखेंगे पुस्तक में उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, एसी जोस वर्सेस सिवान पिल्लई। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, जिसके अंतर्गत चुनाव भारत में कराए जाते हैं, उसमें ईवीएम का कोई प्रावधान ही नहीं है। और चुनाव आयोग ने उस समय भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था ईवीएम का उपयोग करने के लिए, कानून बनाने के लिए। लेकिन बिना भारत सरकार के कानून बनाए हुए, बिना उसका इंतजार करते हुए, इलेक्शन कमीशन ने अपने लेवल पर ही ईवीएम यूज करने का ऑर्डर दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन का ये ऑर्डर गलत है, और इलेक्शन कमीशन ने अगर एक बार सरकार को भेजा ही था प्रस्ताव, तो फिर इलेक्शन कमीशन को वेट करना था। और क्योंकि कानून में कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए ईवीएम का यूज नहीं हो सकता। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 10 साल तक, जो आपने 90s कहा, वो आपने बिल्कुल सही कहा, 10 साल तक ईवीएम का बिल्कुल यूज नहीं हुआ। 1989 में पार्लियामेंट ने फाइनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया। अच्छा। और उसमें एक सेक्शन 61A जोड़ा, और सेक्शन 61A जोड़ करके ईवीएम से चुनाव करने की अनुमति संसद ने चुनाव आयोग को दी, पार्लियामेंट ने दी। और उसके बाद से दोबारा इलेक्शन में ईवीएम का यूज शुरू हुआ। लगभग 10 साल तक 1980 के बाद ईवीएम का उपयोग चुनाव में नहीं हुआ। तो इसमें देखिए, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कहता हूं कि हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो समय समय पे कहते रहते हैं ईवीएम खराब है। पुराने समय में जब मैं इलेक्शन कमीशन में था, तब बीजेपी कहती थी कि ईवीएम बहुत खराब है। हाँ, हमारे आपने देखा होगा, बीजेपी के बहुत बड़े उनके स्पोक्स पर्सन है जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, टीवी पे आते रहते हैं। मेरे अच्छे मित्र हुआ करते थे उस समय। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर ईवीएम्स। और पहली किताब ईवीएम के खिलाफ बीजेपी से ही है। उन्होंने लिखी थी, और उसके फॉरवर्ड आडवाणी जी ने लिखा था। और आज बीजेपी ईवीएम को सपोर्ट करती है, और दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने उस समय ईवीएम का विरोध नहीं किया था, वो आज विरोध करती हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, संसद में सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेड हैं, और संसद ने कानून बनाकर के ईवीएम का उपयोग करने की अनुमति दी है। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम के खिलाफ हैं, तो संसद में दोबारा कानून बना के ईवीएम को बंद कर सकते हैं। किसने रोका हुआ है? हाँ, वो तो करें।
और मुझे किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया याद है जो था कि पहले ईवीएम के पहले लोग कह रहे थे कि जो बैलेट पेपर पर किसी की मुहर लगी है वो डिसअपियर होके और कहीं पे आ जाती थी, ऐसे नहीं, ऐसे भी ये थे ये ना। देखिए, ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। ये क्या हुआ था कि मिसेस इंदिरा गांधी के बारे में उस वक्त ये था कि ये शायद चुनाव हारने वाली हैं, जीतेंगी नहीं। लेकिन समहाउ ये हुआ कि साहब नहीं, वो चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से जीत गई। तो जब वो चुनाव जीत गई उस समय तब भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी, जनसंघ होता था। जनसंघ के बलराज मधोक जी ने इलेक्शन कमीशन को एक लिखित शिकायत, और शिकायत में उन्होंने ये लिखा कि एक ऐसी विशेष जादुई स्याही लाई गई है जिससे मोहर आप किसी पे भी लगाइए, वो वहां से गायब होकर के कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने मोहर बन जाती है। अच्छा, आप हंस रहे हैं, इलेक्शन कमीशन किसी चीज को हंसी में नहीं लेती। तो इलेक्शन कमीशन ने उस शिकायत की जांच बाकायदा देश के बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर से कराई। अच्छा। और हाँ, और वो जांच कराने के बाद उन्होंने पाया कि ये सब झूठ है। अच्छा, इतना ही नहीं, इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में और दूसरी बहुत सारे हाई कोर्ट्स में पिटीशन लगी, जो कि वो हार गए। उसके बाद में वो लोग सब सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में फिर हारे, बल्कि हारे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कॉस्ट भी अवार्ड की। अच्छा। तो अब वो तो देखिए, शिकायत जो हारता है वो शिकायत करता है, वो तो बड़ी सिंपल सी चीज है। अब हमारे वैसे बहुत यंग श्रोता भी हैं, तो उनको ये भी बता दें, हमने बूथ कैप्चरिंग की तो बात करी नहीं। ईवीएम से पहले बूथ कैप्चरिंग जो थी वो मतलब ऐसे, मैं यूपी में बड़ा हुआ हूँ, तो बूथ कैप्चरिंग तो यूपी बिहार में ऐसे ही हो जाती थी कि बस हो गई, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी। और ईवीएम के बाद वो एकदम खत्म हो गई है चीज इंडिया में, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, उसके बारे में बताइए ना कुछ। हाँ, आपने खासतौर से शायद अगेन हमारे जो यंग श्रोता हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन उस वक्त मेहम एक जगह है हरियाणा में जहाँ की बहुत बड़ी घटना हुई थी, और पूरे मीडिया ने, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था। उसको जनरल हेडलाइंस यही आई थी कि मेहम इन मेहम। अच्छा। हाँ, जबरदस्त तरह से बूथ कैप्चरिंग हुई, और लोगों ने कुछ पुलिस वालों को लिंच भी किया, बहुत लोगों की डेथ हुई, बहुत बुरा हाल हुआ था उस वक्त उसको लेकर के। और बूथ कैप्चरिंग का शब्द तभी उस समय इन्वेंट हुआ, उसके बाद तो फिर बहुत जगह पे बूथ कैप्चरिंग होने लगी। आज ईवीएम से ये इसलिए संभव नहीं है। देखिए, पहले क्या होता था कि बैलेट पेपर कागज के हैं, तो 10, 20, 25 लोग गए बूथ के अंदर, उन्होंने मोहर ली और फटाफट ठप्पा लगाया और डब्बे के अंदर भर दिया। 15-20 मिनट में पूरा डब्बा भरा और निकल गए वहां से। अब क्या है, ईवीएम में एक रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। अगर आपने एक वोट डाल दिया तो 12 सेकंड तक उसमें दूसरा वोट पड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए आधे घंटे के भीतर हम सैकड़ों वोट डाल दें, ये पॉसिबल नहीं। और एक 2 वे प्रोसेस भी है, वोटर दबाता है और वहां पे जो लोकल इलेक्शन ऑफिसर होता है वो भी दबाता है, तो जब तक ये डबल कंफर्मेशन नहीं मिलता वोट रजिस्टर भी नहीं होता। एक्चुअली साइडिंग ऑफिसर है, वो पहले कंट्रोल यूनिट पर दबाता है, तब वो वोटिंग वाला एनेबल होता है, तब तक वो एनेबल ही नहीं होता। करेक्ट। तो काफी सारे प्रोसेस जो है वो बूथ कैप्चरिंग, अब लोग सोचते हैं फिर से पेपर कर दो, क्यों लोग भूल गए हैं कि बूथ कैप्चरिंग कैसे होती थी इंडिया में। तो लेकिन ये पेपर में भी तो बहुत सारी शिकायतें होती रहती है ना, वो पेपर में भी हो सकती हैं, उसमें शिकायत की बात अगर आप करें तो सब जगह हो सकती है। तो लेकिन ये जो लोगों से जो शिकायतें आती हैं आलोक जी, उससे एक चीज लेकिन समझ में आती है, शायद लोगों में एक ये डर होता है कि शायद जो रूलिंग पार्टी है वो ईवीएम को किसी ना किसी तरह से, क्योंकि सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और ये सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो कि किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर ही होती हैं, तो हमेशा रूलिंग जो भी पार्टी होगी वो उसका कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाना या उस पर कुछ करना पॉसिबल हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या ऐसे प्रोसेस लगाए हैं ईवीएम में कि रूलिंग पार्टी ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं कर सकती? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोसेस तो अपनी जगह है, प्रोसेस तो बहुत से लगाए हैं, मैं बता भी दूंगा आपको थोड़ा विस्तार से, और आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से और मेरी पुस्तक में भी दिया हुआ है, वहां भी पढ़ सकते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है। मगर मेरा ये कहना है, प्रोसेस और नो प्रोसेस, ईवीएम में मैनिपुलेशन संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो मशीन ही ऐसी है कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकें। अच्छा, आमतौर पे वैसे मुझे इसके बारे में बात करने में लंबी बात करनी पड़ती थी, लेकिन अभी तो देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए जी, रूलिंग पार्टी कितने में जीती?
तो अगर रूलिंग पार्टी ने मैनिपुलेट किया होता तो रूलिंग पार्टी तो हारती नहीं कहीं पे। राइट। नहीं वो और आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। और 2014 में भी तो रूलिंग पार्टी देश में हारी थी ना। नहीं, इंडिया में तो आखिर एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं ना। इंडिया में एंटी इनकम्बेंसी इज अ यूनिक इंडियन फीचर ऑफ इलेक्शन जिसको कहते हैं, जहाँ पे इनकम्बेंट के जो है वो यूजुअली हार जाते हैं। तो नहीं, मैं तो पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ ना सौरभ, मैं तो बात कर रहा हूँ कि ईवीएम अगर मैनिपुलेट कर सकते होते तो रूलिंग पार्टी के लोग कभी नहीं हारते। नहीं तो ये तो एक इन्फरेंस हो गया आलोक जी की, ठीक बात है कि आप ये एक अच्छा एविडेंस है कि हम डेटा देख के एविडेंस दे सकते हैं कि अगर मैनिपुलेशन हो तो जो यूजुअली जो लोग पावर में है वो ज्यादा पावर में रहने चाहिए और जो विपक्ष को आने में बहुत दिक्कत आनी चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है हिंदुस्तान में, इनफैक्ट ये उल्टा ही होता है। तो लेकिन ये चीज करने की गुंजाइश भी हो तो लोगों में शक तो पैदा होता है ना। तो लेकिन आपने जो ये बहुत ठोस दावा किया कि ईवीएम को टेक्निकली हैक करना इम्पॉसिबल है, वो जो मैं और प्रणय दोनों इंजीनियर हैं, तो हम लोग जो है तो ये इंजीनियर यूजुअली ऐसे दावों से यूजुअली घबरा जाते हैं क्योंकि दुनिया में अनहैकेबल कुछ होता नहीं है। ओके, सो देयरफॉर क्योंकि आप इंजीनियर हैं तो मैं इस बात को थोड़ा रीफ्रेज कर देता हूँ, पर मैं उसके बारे में बताऊं उसके पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईवीएम जो हमारी बनती है और उसका पूरा टेस्टिंग होता है उसके लिए एक बहुत बड़ी टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी बनी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी है, आपको जान के खुशी होगी कि उसके अंदर 5 बहुत ही सीनियर प्रोफेसर्स हैं आईआईटीज के। पहले जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन थे प्रोफेसर इंद्रेशन साहब, जो कि आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर रह चुके थे। मुझे बड़ा मुझे खुशी है कि मुझे उनके साथ काम करने का बहुत लंबा अवसर मिला। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और बहुत अच्छी रेपुटेशन वाले, बहुत अच्छी रेपुटेशन वाले। तो अब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद में प्रोफेसर डीटी शानी हैं, आईआईटी दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं उसके चेयरमैन हैं, और प्रोफेसर रजत मूना हैं, आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर हैं, वो उसके मेंबर हैं। प्रोफेसर दिनेश शर्मा हैं, आईआईटी मुंबई के हैं, वो जो हार्डवेयर में उनका बड़ा नाम है पूरे देश में, वो उसके मेंबर हैं। प्रोफेसर अरुण अग्रवाल हैं आईआईटी दिल्ली के, वो उसके मेंबर हैं। तो ये सारे के सारे आईआईटीज के प्रोफेसर्स मेंबर्स हैं उनके, और वो लोग पूरा अच्छे से देखते हैं और करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको इस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नॉन टेक्निकल लोगों से बात करके ये काम कर रहा है। नहीं, वो तो हम मानते नहीं, लेकिन दूसरी ये भी चीज है कि आपको सारे इंजीनियर बताएंगे कि देखिए दुनिया में मतलब अच्छे दिग्गज टेक्निकल लोगों ने जो सिस्टम बनाए होते हैं, फाइनली इंसान बनाता है तो उसमें कुछ ना कहीं तो कुछ, जैसे कहते हैं ना चोर पुलिस का हमेशा खेल होता है, पुलिस कितनी भी कोशिश करते चोर तो कहीं सेंध लगा ही सकता है। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो देयरफॉर लेट मी रीफ्रेज माय रिप्लाई। एक हम जैसे बोलते हैं ना कि ग्लास है जो नॉन ब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल ग्लास है, और आपने साहब उसको उठा के खूब पत्थर से मारा और तोड़ दिया, और आपने कहा देखिए साहब हमने तोड़ दिया, तो अनब्रेकेबल नहीं है। ठीक है, अनब्रेकेबल कोई चीज नहीं होती, कोई भी चीज को आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन क्या उस टूटे हुए ग्लास में आप पानी पी सकते हैं? सवाल ये है। तो सवाल मतलब पॉइंट ये नहीं है कि आप उसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, हैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एवरी लॉक कैन बी ब्रोकन। प्रोफेसर मोना से मेरी अक्सर लंबी बात हुआ करती थी, वो हम कहते थे कि देयर इज नो एवरी लॉक कैन बी ब्रोकन, जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता चल जाएगा या हमें पता नहीं चलेगा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो नॉन टेम्परेबल एक शब्द है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा टेम्पर डिटेक्ट क्या हमें मालूम पड़ेगा, और अगर हमें मालूम पड़ेगा तो फिर तो हम उस पर चुनाव नहीं कराएंगे। तो इसीलिए जो मैं अब मैं ना आपका थोड़ा सा दो मिनट का समय चाहूंगा, ताकि मैं, आप इंजीनियर्स हैं और हमारे बहुत सारे, मैं जानता हूं सुनने वाले भी इंजीनियर होंगे, तो इस चीज को समझ लेंगे। किसी भी चीज को हैक करना है अगर आपको, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। और मेरी किताब में मैंने आखिरी चैप्टर में लगभग 2 पेज में एक टेबल छोटा सा बना करके उसको दिया है, तो उसको भी आप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आता है। किसी भी चीज को हैक करना है तो आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा, और एक्सेस करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप उसको फिजिकली एक्सेस करेंगे और या रिमोट एक्सेस करेंगे, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। मेंटली तो आप टेलीपैथी से नहीं कर सकते, तो टेलीपैथी से तो नहीं कर सकते, तो या तो फिजिकली करेंगे या फिर आप रिमोट एक्सेस करेंगे।
तो अच्छा, और दूसरा हैकिंग आप दो तरह की कर सकते हैं, आप या तो सॉफ्टवेयर हैकिंग करेंगे या हार्डवेयर हैकिंग करेंगे, या तो आप हार्डवेयर बदल देंगे या आप सॉफ्टवेयर बदल ठीक। देंगे, बिल्कुल। इसी तो कोई चीज नहीं हो बिल्कुल। सकती, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके इसको देख लेते हैं ताकि हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि ये क्यों नहीं संभव है। संभव है मतलब अगर करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो रिमोट एक्सेस ईवीएम में इसलिए पॉसिबल नहीं है, हमारी जो भारत की ईवीएम है, कि नंबर वन उसमें कोई भी नेटवर्क है ही नहीं, ना जीएसएम है, करेक्ट, ना उसमें ना ईथरनेट है, ना ब्लूटूथ है, ना वाईफाई है, करेक्ट। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी उसके अंदर नेटवर्क नहीं है। उसके अलावा एक बात ये भी उठी थी बहुत पहले के जमाने में, मैंने जब इलेक्शन कमीशन ज्वाइन किया था उसके पहले, कि ईएमसी और ईएमआई होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप कर सकते हैं क्या। तो ईएमसी ईएमआई कंप्लायंट भी है, आप उसको हम लोग बहुत हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही उसका यूज करते हैं। ईएमसी ईएमआई कंप्लायंट है, आप ईएमआई और ईएमसी से भी उसके अंदर कोई सिग्नल भेज ही नहीं सकते। ठीक। तो मतलब ये कि रिमोट एक्सेस नहीं हो सकती, आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको किसी न किसी पोर्ट को कनेक्ट करके ही करना पड़ेगा। ठीक। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। और हम तो कहते हैं बिल्कुल बड़े खुशी खुशी कोई भी आदमी रिमोट एक्सेस करके दिखा दे, हम लोग मान जाएंगे, पर हमारी मशीन पे करे, अपनी खुद की मशीन बना के लाए उस पे करे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक आप देखेंगे indiaevm.org वेबसाइट है, जिसके अंदर एक उन्होंने हैकिंग दिखाई हुई है, सब जगह वो वीडियो चलता रहता है, मैंने देखा है। उसमें उन्होंने क्या किया कि मशीन को लेकर के उसका जो डिस्प्ले यूनिट है वो चेंज कर दिया, उसमें एक ब्लूटूथ डिवाइस लगी हुई है, नया डिस्प्ले यूनिट जो लगाया, और वो क्योंकि उसमें एक ब्लूटूथ रिसीवर लगा हुआ है, तो आप उसमें जो भी भेजेंगे वो आ जाएगा उसके अंदर। हाँ, तो उसको तो हमको मतलब नहीं हुआ, आपने अगर बदल ही दिया तो बदल ही दिया भाई। और आप कह रहे हैं कि बदल देंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर हाँ, ऊपर से दिख ही रहेंगे तो हार्डवेयर को पहले तो वाईफाई से कोई वायरलेस तरह से जा नहीं सकते मशीन के अंदर, लेकिन हार्डवेयर टेम्पर किया तो पकड़े जाएंगे। करेक्ट। तो मैं अब उसके ऊपर आता हूँ। तो जो 2014 में नई मशीन बनी है ईवीएम की, मॉडल 3 या M3 जिसको इलेक्शन कमीशन कहती है, और अब सारे चुनाव में केवल M3 ही यूज हो रही है, उसमें एक टेम्पर डिटेक्ट सर्किट लगा दिया गया है। अच्छा। तो आपको, हाँ, तो जो ईवीएम का बाहर का प्लास्टिक का डब्बा है उसमें वो सर्किट लगा हुआ है, और अगर वो इतना जबरदस्त सर्किट है कि आप अगर ईवीएम के डब्बे को इवन ए फ्यू माइक्रोन्स अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ईवीएम का चिप बर्बाद हो जाएगा। ओके। इट विल नॉट वर्क। It goes into what is known as factory mode. It will show an error saying factory mode. ठीक। तो क्योंकि वो फैक्ट्री मोड में चला जाएगा, तो अगर आपने डब्बे आपको कोई भी चीज करनी है, कोई चीज बदलनी है, पार्ट बदलना है, तो डब्बा तो खोलना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, अगर किसी ने पूरी मशीन ही बदल दी तो? हाँ, तो नाउ लेट अस कम टू दैट। तो सबसे पहली चीज, आप इंजीनियर है तो आप इस चीज को अगेन समझते हैं कि ईवीएम हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, सबसे पहले वो सेल्फ चेक करती है जी। और आपने अभी हम लोगों ने बात की थी कि ईवीएम में जो बीयू और सीयू है, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट है, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे को कनेक्ट करके उनका एक हैंडशेक प्रोटोकॉल है। अच्छा। तो हैंडशेक प्रोटोकॉल है। अब आपने मान लीजिए बीयू को बदल दिया और आप उस बीयू को हमारे सीयू से कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। अच्छा। वो हैंडशेक नहीं करेगा। या आपने सीयू को बदल दिया, बीयू में कर रहे हैं तो नहीं होगा। अब किसी ने कहा साहब आपने बीयू सीयू दोनों ही नए ला दिए। तो इलेक्शन कमीशन ने एक रैंडमाइजेशन प्रोटोकॉल, कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि देश में जितने भी सीयू और बीयू हैं उनको रैंडमली एलोकेट करते हैं पोलिंग स्टेशन। अच्छा। मतलब हमें भी नहीं पता कि कहाँ कौन सा सीयू जाने वाला है, कहाँ कौन सा बीयू जाने वाला है। तो आप कैसे ये करेंगे कि एक ही जगह पे आपका ही बीयू और आपका ही सीयू पहुंच जाए उस रैंडमाइजेशन पूरे सिस्टम को तोड़ करके। और अगर कर भी लिया आपने तो आप एक पोलिंग स्टेशन, दो पोलिंग स्टेशन में कर लेंगे, पूरे देश में कैसे कर लेंगे, है ना। अच्छा, तीसरी चीज मान लीजिए ये भी कर लिया, तो अब हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करना शुरू कर दी है जो कि पहले नहीं होती थी। अब ये M3 मशीन में करी है, वो ये है कि आपको हम पूरा का पूरा, मैंने आपका जब आपने मुझे मेल भेजी थी तो ये पढ़ा था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन का ऑफर है कि आप चाहें तो आप अपना टेस्टिंग यूनिट बना सकते हैं। हम आपको पूरे स्पेसिफिकेशन दे देंगे, आप अपना टेस्टिंग यूनिट बना लाइए। ठीक है।
और उस टेस्टिंग यूनिट को आप हमारी मशीन में लगाइए। आपने कहा था ना कि कोड ओपन होना चाहिए, हाँ कोड ओपन होना चाहिए। तो कोड की टेस्टिंग के लिए 3 प्रोसेस बनाई गई हैं। एक तो कोड कंप्लीटली ओपन है, ओपन होना चाहिए माने हम सारी दुनिया को नहीं देते। अच्छा। हम मतलब IAS को तो नहीं देंगे ना, ठीक। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टीज को ओपन ऑफर है इलेक्शन कमीशन का कि आप अपना टेस्टिंग यूनिट बना लीजिए। उस टेस्टिंग यूनिट के स्पेसिफिकेशन हम आपको बता देते हैं, आप बना लाइए, हमारे पे विश्वास मत करिए, अपना बना लाइए और आप उसको कनेक्ट करिए हमारी मशीन से। हमारी मशीन से कोड जो है वो लाइन बाय लाइन डंप हो जाएगा आपके यूनिट में। आप उसको पढ़ के लाइन बाय लाइन कंपेयर कर लीजिए। तो ये बात हुई। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अगेन इंजीनियर्स इस बात को समझेंगे कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और थाउजेंड्स बल्कि लैक्स ऑफ लाइंस का कोड है। उसको लाइन बाय लाइन कंपेयर करना कोई आसान काम तो है नहीं। तो ये तो हमने आपके लिए कर ही दिया है कि आप लाइन बाय लाइन कोड को कंपेयर कर सकते हैं, कोड डंप करके। कोड डंप की का प्रोसीजर बना दिया गया है उसके अंदर। लेकिन उसके अलावा 2 और इंटरेस्टिंग चीज की गई है। एक चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया गया है। चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम में ये है कि आप मशीन में एक दूसरी मशीन लगाइए और वो रैंडमली आपको ईवीएम को चैलेंज देगी कि आप मेमोरी लोकेशन XYZ से हमको इतने इतने बाइट का कोड भेजिए। वो रैंडमली उस लोकेशन से वो कोड को भेजेगा। अच्छा। और आप जो है उसको वेरीफाई कर लीजिए। ये तो एक हुआ। और दूसरा एक जो बहुत टेक्निकल है, मैं बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं समझता हूं, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने बनाया है कि जो रैंडम लोकेशन से जब कोड आता है तो उसको आने में जो माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, उस टाइम को भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई वायरस या कोई ट्रोजन तो नहीं गया हुआ। टाइम रेस्पॉन्स होता है कुछ जो शायद इंजीनियर जो लेटेंसी है वो बेसिकली जिसको कहते हैं चेंज हो जाती है। अगर आप उसमें कोड कुछ मैलिशियस कोड इंजेक्ट करेंगे तो अक्सर जो है लेटेंसी चेंज हो जाएगी। तो वो भी है। और मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए सिस्टम बनाया गया है जो कि फील्ड में कहीं पर भी आसानी से बहुत टेस्ट हो सकता है। वो ये है कि डिजिटल सिग्नेचर है ही है। हाँ, तो जब ओवरऑल अगर जो बाइनरी अगर चेंज हो गई तो उसका जो भी चेकसम होगा या सिग्नेचर होगा, हैश निकाल के, हाँ, जो उसका हैश है वो निकाल के देख लेते हैं। हाँ, तो सर्टिफाइड CA जो होते हैं उनके सर्टिफिकेशन का डिजिटल सिग्नेचर हर मशीन पे लगा हुआ है। बढ़िया। तो ये देखिए आपने बहुत अच्छे से बताया आलोक जी। और मेरे ख्याल से जो यूजुअली जो शायद सिंप्लीफाई करने के लिए डिस्कोर्स को या जो भी ये चीज कम लोग बोलते हैं कि देखिए अगर टैंपर हुआ तो हम पकड़ लेंगे, और ये क्लेम जो है वो हेडलाइन रहता है कि टैंपर हो नहीं सकता। तो और इन दोनों में बहुत फर्क है। और जो ये क्लेम है कि टैंपर को पकड़ लेंगे, ये काफी स्ट्रॉन्ग क्लेम है और ये काफी बिलीवेबल क्लेम है, और मुझे लगता है ये क्लेम हेडलाइन में होना चाहिए। नहीं, देखिए एक्चुअली हेडलाइन तो इलेक्शन कमीशन नहीं बनाती है, हेडलाइन तो दूसरे बनाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो मेनली यही कहा ना, देखिए हैकाथॉन किया, उन्होंने कहा अच्छा भाई आप आइए और आप करके दिखाइए, हम पकड़ लेंगे। यही तो कहते हैं कि आप करेंगे तो हम पकड़ लेंगे। चैलेंज ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, चैलेंज ये है कि आप करेंगे तो पकड़े जिस तरह से लेकिन फाइनली न्यूज बाहर लेकिन आती है उसमें ये होता है कि इलेक्शन कमीशन बोल रहा है करके तो दिखाइए, कि कर ही नहीं पाएंगे। वो देखिए एक आपको हंसी की बात बताता हूँ कि बहुत पहले मैंने जोक कहीं सुना था कि पोप अमेरिका जा रहे थे पहली बार, तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई मीडिया से अमेरिका के बच के रहना, बहुत ही खतरनाक मीडिया है, आप क्या बोलोगे क्या छापेंगे पता नहीं। तो पोप ने कहा मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो जब पोप वहां गए और अमेरिका में उतरे तो मीडिया ने घेर लिया उनको और उनसे सवाल पूछा कि भाई आप पोप हैं, यहाँ पे न्यूडिस्ट कॉलोनीज बहुत सारी हैं, आप अमेरिका में न्यूडिस्ट कॉलोनी में जाएंगे क्या? अच्छा। तो पोप ने कुछ जवाब देने की जगह उल्टा ये सवाल पूछ लिया कि भाई यहाँ इस शहर में कोई न्यूडिस्ट कॉलोनी है क्या? तो अगले दिन की हेडलाइन थी कि पोप ने उतर के पहला सवाल पूछा कि यहाँ पे कोई न्यूडिस्ट कॉलोनी है क्या? तो अब मतलब हेडलाइन कौन बनाता है, कैसी बनती है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता और बहुत अच्छी तरह से इस काम को करता है। नहीं ये मतलब एटलीस्ट मैं तो टेक्निकल एंगल से बोल सकता हूँ, मैं तो एटलीस्ट सेटिस्फाइड हूँ कि ये जो क्लेम है कि आप
और जो आपने जो सारी टेक्निक्स भी बोली, मतलब अच्छी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स है पकड़ने के लिए कि टैंपरिंग होगी तो हम पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, वही बिल्कुल चाहिए बिल्कुल, मेन चीज यही है। तो मेन चीज यही है कि आप ये कह रहे हैं कि साहब ग्लास अनब्रेकेबल नहीं हो सकता, हम तो उसको तोड़ देंगे। आप जरूर तोड़ देंगे, पर टूटे हुए ग्लास में कोई पानी तो नहीं पी पाएगा ना। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप उसको तोड़ देंगे कि नहीं तोड़ देंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि टूटी हुई चीज को आप यूज नहीं कर सकते। शुक्ला जी, इसमें एक और सवाल था। आपकी किताब में लिखा गया था कि कैसे किसी ने एक बार ये टेस्ट किया था कि वो लोग हैक कर सकते हैं, और उनको फिर जेल भी डाल दिया गया था। तो आपको नहीं लगता ऐसे जेल डालने से थोड़ा और लोगों को लगता होगा कि डिफेंसिव हो रहे हैं और इसीलिए कुछ गड़बड़ होगी? नहीं नहीं, देखिए जेल डालने का जहां तक सवाल है, जो जो सज्जन गए थे, अगेन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका मैंने इंटरव्यू छापा है अपनी किताब बिल्कुल, में, आप देखा चाहें मैं। तो पढ़िएगा। आप देखिएगा, हरि प्रसाद जी हैं वो। उसमें दरअसल हुआ ये था कि वो मशीन जो थी वो बॉम्बे के कलेक्टर के गोदाम से चोरी हुई थी। अच्छा। तो जो जो केस डला, और जो केस अभी भी शायद चल रहा है, मुझे ठीक से पता नहीं कि अभी पूरा खत्म हुआ कि चल ही रहा है, वो ये नहीं था कि हैकिंग करने की कोशिश की। हैकिंग करने की तो इलेक्शन कमीशन न्योता देता है कि भाई आइए और हैक करके दिखाइए। वो केस ये था कि आपने चोरी करी। तो चोरी करने की जरूरत क्या है, हम तो वैसे ही आपको मशीन दे रहे हैं ना, आप आइए और करिए। आप चोरी क्यों करते हैं? तो चोरी करने को तो कोई कंडोन नहीं कर सकता ना कि हम चोरी करके ले जाएंगे। ये बात है। चोरी के खिलाफ वो एफआईआर लिखाई गई थी, और चोरी के खिलाफ वो केस चल रहा तो अभी कोई अगर चाहे, सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कोई आम इंसान शायद नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक सैंपल ईवीएम चाहती है तो उनको दे देती है इलेक्शन कमीशन? नहीं, इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको अनलिमिटेड एक्सेस देंगे हमारे ऑफिस में। अच्छा, ठीक है। हमारे लोग रहेंगे वहां पे, आपको छुपाना क्या है? आप जो कर रहे हैं करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो पर वो हमारे भी ठीक है, सामने करके दिखाइए। वो भी ठीक है। एक बार बाहर हाँ जाए तो फिर वो इधर उधर बहुत चली जा सकती है, तो वो ठीक है। लेकिन हाँ, एक्सेस है तो, और लेकिन अभी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, एक्टिविस्ट वगैरह के लिए नहीं है। देखिए जब 2009 में जब हुआ था तो उस वक्त तो सभी को एक्सेस दी गई थी। अच्छा। अभी जब 2017 में हुआ तो उस हैकेथॉन में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेस दी गई थी, लेकिन उसका कारण ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज ने ही आरोप लगाए थे। अच्छा। और स्पेसिफिक आरोप था कि उसके पहले जो चुनाव हुए थे उसमें हैकिंग की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए उसमें एक्सेस लिमिटेड की गई थी। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेस है का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने साथ इंजीनियर्स को नहीं ला सकते। तो ला सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मुझे ये बताइए, ये इतना सब कुछ था तो फिर क्यों इलेक्शन कमीशन ने क्या दबाव में आके वीवीपीएटी शुरू किया? वीवीपीएटी का इशू, बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा वीवीपीएटी के बारे में। वीवीपीएटी का मैं डिनाई नहीं करूंगा, कुछ छोटा मोटा दबाव भी था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ईवीएम में वीवीपीएटी इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया। श्रोताओं के लिए वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वो इस बार आप वोट करेंगे तो आपको दिखेगा भी किसके लिए आपने वोट किया, एक पेपर पर। एक कागज में छप जाता है, और वो कागज फिर कट के वहां पे नीचे गिर जाता है, और जरूरत पड़े तो उस कागज को काउंट भी कर सकते हैं बाद में। तो दरअसल क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे काफी दिनों से कि वीवीपीएटी लगाई जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि हमको जरूर कोशिश करके देखना चाहिए, क्यों ना किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने वीवीपीएटी डेवलप करना शुरू की। बड़ी लंबी प्रोसेस थी, करीब करीब 3 साल लगे, 2 बार फील्ड टेस्टिंग हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नागालैंड में एक नॉक्सेन नाम की जगह, वहां पे सबसे पहले बाई इलेक्शन में इसका यूज किया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में केस उस समय चल रहा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने सबमिट की तो ये कहा कि हमने नागालैंड में इसका बहुत सक्सेसफुल इस्तेमाल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब आप कर सकते हैं तो आप सब जगह करिए। अच्छा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी का उपयोग पूरे देश में करने के लिए कहा, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको फेज्ड मैनर में लगाइए। तो फेज्ड मैनर में लगाइए का मतलब ये हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट ये सोचती कि बिना वीवीपीएटी के ईवीएम गड़बड़ है तो फेज्ड मैनर नहीं कहती, फिर तो कहती कि आप बिना वीवीपीएटी के कोई चुनाव करा ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा फेज्ड मैनर में लगाइए। और दूसरी चीज देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग अभी देखिए, मैंने सुना कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज गए, उन्होंने कहा 50% वीवीपीएटी काउंट होना चाहिए। भाई 50% क्यों, 100% क्यों नहीं होना चाहिए?
तो इशू ये वीवीपीएटी काउंटिंग के लिए नहीं है, वीवीपीएटी है वोटर के वेरिफिकेशन के लिए। देखिए नाम ही उसका है, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट। करेक्ट। ऑडिट इज सेकेंडरी। ऑडिट आप कर रहे हैं चुनाव के बाद, आप ऑडिट कर रहे हैं तो वो एक ऑडिट के लिए है, लेकिन मेन चीज है वोटर का वेरिफिकेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस समय वोटर वोट डाल रहा है उस समय उसने जो बटन दबाया वही पर्ची पे छपा कि नहीं छपा ये वोटर वहीं देख लेगा। बिल्कुल। काउंट करना तो बात की बात है, जिस समय वोट डाला जा रहा है वोटर जो है वो जिस समय बटन दबाएगा तो वो पर्ची पे क्या छपा है वो वहीं देख लेगा, चेक कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा। और इसीलिए एक नियम नया बनाया गया है, और वो नियम ये बनाया गया है कि अगर कोई वोटर उस समय देखता है और उसको ये लगता है कि नहीं साहब ये जो पर्ची छपी है ये गलत छपी है, मैंने तो वोट एक्स को डाला था और ये पर्ची वाई की छप गई, तो वो बाहर आकर के तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लिखित शिकायत करेगा। वैसी शिकायत होने पर वोटिंग को उस समय रोक देंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे के सारे एजेंट्स हैं कैंडिडेट्स के, उनको बुलाएंगे और उनके सामने उस वोटर को बोलेंगे कि अब आप दोबारा से वोट डालिए, जिसको चाहे डालिए, लेकिन इस बार आपका वोट गोपनीय नहीं रहेगा, खुला रहेगा। अच्छा। क्योंकि ये काउंटिंग के लिए नहीं डाला जा रहा है, ये टेस्टिंग के लिए डाला जा रहा है, उसको टेस्ट वोट बोलते हैं। और उसके बाद वो वोटर जो है वो जाके वोट डालेगा। अगर वास्तव में जब वो वोट डालता है तो उसने दबाया बटन एक्स का और वाई में चला गया, तो वहां पे वोटिंग बंद कर देंगे और उस दिन वहां वोटिंग नहीं होगी। उसके बाद में दोबारा से इलेक्शन कमीशन री वोटिंग कराने का, रीपोलिंग कराने का ऑर्डर अलग से देगा। और अगर मान लीजिए वो झूठा पाया गया तो जो वोट उसने सेकंड टाइम सबके सामने डाला है उसको नोट कर लिया जाएगा, और जब काउंटिंग होगी तो उस कैंडिडेट का एक वोट माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो एडिशनल वोट हो गया है ना, और वोटिंग एज इट इज कंटिन्यू करेगी। तो ये प्रोविजन किया गया है, और अब तो कई साल से वीवीपीएटी का इस्तेमाल हो रहा है। आज तक किसी भी वोटर ने आकर के कभी भी ये शिकायत नहीं करी कि साहब मेरा वोट गलत डला गया। तो वीवीपीएटी का मतलब काउंटिंग नहीं है, वीवीपीएटी का मतलब है वोटर से वेरिफिकेशन कराना। तो लेकिन ये वीवीपीएटी को लेकर के काफी जो शिकायतें आई, मतलब ऐसा एटलीस्ट मेरा मानना है कि ये तो थोड़ा कहीं कहीं भी मुझे लगता है शुरू में वीवीपीएटी की शायद मशीन्स थोड़ी फॉल्टी हैं, तो ऐसा है क्या कि जहां देखिए मेरा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन आप क्योंकि आप इंजीनियर हैं तो इसलिए आपके लिए बहुत आसान है इस चीज को समझना। ईवीएम सॉलिड स्टेट है, अच्छा, लेकिन वीवीपीएटी सॉलिड स्टेट नहीं है। वीवीपीएटी में तो मूविंग पार्ट्स हैं। बिल्कुल, मेरे को यही लगता है कि ये गड़बड़ है। हाँ, तो प्रिंटर है उसके अंदर, उसमें 5-6 किस्म के सेंसर लगे हुए हैं। ब्राइटनेस का सेंसर है, कंट्रास्ट का सेंसर है, कटिंग का सेंसर है, पेपर फॉल सेंसर है। करेक्ट। वो सारे सेंसर कभी ना कभी मैल फंक्शन करते हैं। करेक्ट। कभी प्रिंटर की मोटर मैल फंक्शन करती है। तो मेरा तो ये मानना है, ये अगेन एंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ इज ए कंप्लीटली पर्सनल ओपिनियन, इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन नहीं है। मैं अब आजकल इलेक्शन कमीशन में हूं भी नहीं। मेरा ये मानना है कि वीवीपीएटी क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स देन इट सॉल्व्स। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें सिस्टम में मतलब वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जैसे आपने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसमें बग्स, जैसे कि बोलते हैं, बग्स कम आएंगे। ये ऑब्वियसली मतलब वो भी पेपर कट के डालना, ये सब तो सुनने में ही कॉम्प्लिकेटेड है इसकी इंजीनियरिंग। देखिए हम तो बहुत ही कॉमन ले पर्सन, जो आजकल सभी लोग बिना इंजीनियरिंग के समझते हैं, मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझता है कि भाई हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा खराबी नहीं आती, और जब हम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर पेपर जाम हो जाता है। बिल्कुल। कभी टोनर कम हो जाता है, कभी टोनर कार्ट्रिज बदलनी पड़ती है, कभी पेपर जाम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो प्रिंटर ही प्रॉब्लम करता है, कंप्यूटर तो प्रॉब्लम कम करता है। तो शायद वीवीपीएटी को अगर टेस्ट वोट्स के लिए यूज किया जाए, क्योंकि लोग देखी हुई चीज पे विश्वास करते हैं ना, तो शायद वो ठीक हो, रादर देन कि सबके लिए यूज करना है भाई टेस्ट वोट में, ताकि सब देख लो भाई कंप्यूटर जो एक मशीन से हम प्रिंट आउट लेके आपको दिखा दे रहे हैं क्या हो रहा है। उसके बाद जब आपको विश्वास हो जाए ये मशीन ठीक है, सुबह सुबह सब टेस्ट कर लो, उसके बाद में वोटिंग चालू करो। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से तो ये सब जितना हम कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा, और ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ है ही नहीं, ना हो सकती है।
चुनाव अच्छा, हारना ये प्रोसेस लेकिन वैसे होता है क्या कि हर पोलिंग बूथ में सुबह पहले मशीन टेस्ट भी करते हैं ना सारे के हाँ सारे हाँ पोलिंग हाँ, एजेंट? मॉक पोल होता है जिसमें कम से कम 100 वोट डालना कंपलसरी है, और हाँ सबके हाँ। सामने मॉक पोल होता है, उसके बाद उसको क्लियर करते हैं, तब वोटिंग शुरू होती है। हेलो सौरभ, इसमें एक और सवाल है। कई लोग बोलते हैं कि अरे इतने किसी देश ने, इतने एडवांस देश ने ये ईवीएम यूज करना बंद कर दिया है, तो हम क्यों यूज करें? उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, तो ये भी मुझे लगता है कि पहली बात तो लोगों को ये समझना चाहिए, ठीक है भाई, हर देश की अपनी हिस्ट्री है, उन्होंने इलेक्शंस कैसे शुरू किया। अब हमने सबसे पहले औरतों को वोट दे दिए थे, इतने देशों ने नहीं दिए थे तब तक, फ्रांस जैसे देशों ने नहीं दिए थे, हमने दिए थे। तो हिंदुस्तान में अलग, मेरे को लगता है पहली बात तो दूसरे देशों में ये बूथ कैप्चरिंग वगैरह का कल्चर नहीं था, तो नीड भी जो थी कि भाई पेपर बैलेट्स वगैरह को चेंज करना है, वो शायद हमारे जैसे देशों में जल्दी महसूस की गई। और ऐसा नहीं है कि जो सब बोलते हैं कि कोई और करता ही नहीं है, लोग जर्मनी का एग्जाम्पल ज्यादा देते हैं, लेकिन अब ब्राजील करता भी तो है। उसका एग्जाम्पल हिंदुस्तान में कम दिया जाता है, ब्राजील में यूज होती है ईवीएम। यूएस में भी लोग एग्जाम्पल दे देते हैं कि नहीं दिया जाता, लेकिन यूएस का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यूएस में हर स्टेट अपने हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराती है। हाँ, तो कुछ स्टेट यूज वहां पे करते सेंटर, हैं क्योंकि किताब में भी हाँ लिखा है। हाँ हाँ, हाँ, कुछ स्टेट यूज करते हैं, कुछ स्टेट नहीं यूज करते हैं, तो ये ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने डिसाइड किया। अब जर्मनी क्यों नहीं करता है, क्योंकि जैसे आलोक जी बोल ही रहे थे कि हाँ, हिंदुस्तान में भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं अलाउ करता है, फिर जब संसद ने पास किया बिल, उसके बाद से अलाउ हो गया। तो जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर बंद हो गया ईवीएम यूज होना वहां पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। और ईवीएम नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, क्योंकि ईवीएम जो है वो शायद हमारी थोड़ी इन्वेंशन है। बाकी लोग यूजुअली थोड़े सॉफ्टवेयर बेचते हैं, उनके यहाँ कंप्यूटर थे ही, तो यूजुअली लोग कंप्यूटर पे ही जो है ये चीज करने लगते थे, और वो शायद ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि कनेक्टेड डिवाइस है जिसको हैक करना भी आसान है वगैरह वगैरह, राइट। स्पेशल पर्पस डिवाइस नहीं बनाया उन्होंने इस काम के लिए, उन्होंने पीसी पे करा काफी लोगों ने। तो जर्मनी में ये चीज नहीं पॉपुलर हुई, एक बार जब बंद हो गया तो संसद ने उनकी नहीं बिल पास किया, तो वहां नहीं हुआ। चल रहा है काम, शायद उन लोगों का, उनको जरूरत नहीं महसूस हो रही होगी। हिंदुस्तान में क्योंकि स्केल भी इतना है कि डिजिटाइज नहीं करेंगे, तो हम ऑलरेडी देखिए पूछ रहे थे आलोक जी से कि भाई 6 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते कराइए। हाँ। अभी आप पेपर पे चले जाएंगे तो वो 6 हफ्ते से 12 हफ्ते हो जाएंगे। हाँ, काउंटिंग के लिए पता नहीं सदियों लग जाएंगे फिर। हाँ, और फिर इतने सारे उसमें घपला करने के भी एक्चुअली ज्यादा उसमें तरीके हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हिंदुस्तान में नोट नकली छप जाता है, बैलेट पेपर क्या बला। हाँ, वही ये सब टाइमली बार बार याद दिलाने की जरूरत है। लोग शायद भूल गए हैं कि पहले का सिस्टम कितना प्रॉब्लमेटिक था। करेक्ट। ठीक है। तो शुक्ला जी, जहां तक मैंने भी किताब पढ़ी, तो लगता है काफी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिनेरियोज देखे हैं और उसको रोकने के सिस्टम बनाए हैं, पर फिर भी लोगों को डाउट है। तो आपको लगता है, आप कुछ मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है मोर देन एनीथिंग एल्स। तो आपको लगता है ईसीआई कुछ अलग कर सकता है जिससे थोड़ा डाउट और कम होगा? देखिए, पहली चीज तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि डाउट किसको है। मतलब देखिए, कुछ लोग तो डाउट करने वाले हमेशा रहेंगे, जो चुनाव हारेंगे वो कुछ ना कुछ डाउट करेंगे, और फिर उनके बहुत सारे सपोर्टर होंगे, वो भी डाउट करेंगे। लेकिन अगर आम जनता को डाउट होता, तो आप देख रहे हैं पिछले सालों में, आपने जब शुरुआत की थी आज के प्रोग्राम की, तब भी आपने ये बात कही थी कि हमारा जो पोल परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, टर्नआउट बढ़ता जा रहा है, लोग ज्यादा वोट डालने आ रहे हैं। तो अगर लोगों को विश्वास नहीं होता कि हमारा वोट सही जगह जा रहा है, तो लोग वोट डालने क्यों आते? लोगों को अविश्वास नहीं है। अविश्वास जिनको है, उनका अविश्वास दूर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, ऐसा मुझे लगता है। पर उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा स्टेटस पेपर बनाया जो उनकी वेबसाइट पर है, हैकाथॉन किया है, और बाकी सब वो लोगों से कहते रहते हैं। पर इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग वगैरह तो करता नहीं है। पर मुझे लगता है कि अच्छे लोगों का ये काम है। मैंने एक किताब लिखी है, और भी लोग अगर कुछ लिखें, पढ़ें, टीवी पे डिबेट हो, आपके जैसे प्रोग्राम हो, तो शायद लोग बेहतर समझेंगे इस चीज को। बिल्कुल। नहीं, इलेक्शन कमीशन का जैसे कि आप वोट करने के लिए बाहर आइए, ये सब कैंपेन बहुत जबरदस्त और असरदार रहते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो, खासकर ये आजकल डिजिटल एज में ना, कभी पता नहीं चलता ट्रस्ट इधर से उधर कैसे कब चला जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से चीजें होती हैं। तो ट्रस्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट है, बहुत अच्छी चीज है, मैं तो मानता हूँ ट्रस्ट है, लेकिन ये ट्रस्ट बना रहना चाहिए।
नहीं, आपका कहना सही है और इलेक्शन कमीशन कोशिश करती है, जैसे आपने बताया जो उनका वोटर एजुकेशन का प्रोग्राम है, स्वीप जिसको कहते हैं, उसमें ईवीएम और वीवीपीएटी का डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, जगह जगह पे कोशिश करते हैं, जितना कर सकते हैं करते ही हैं। पर हाँ, और होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया जो है वो डबल एजेड भी हो गया है, तो बहुत सारा फेक चीजें भी सोशल मीडिया पे आती रहती है। बिल्कुल, बेसिकली इलेक्शन कमीशन को भी सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए, ताकि वो तो एक दो-धारी तलवार है, तो आप अपनी तरह से यूज करें तलवार। और लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास खैर जो सबसे अच्छी चीज है कि फाइनली जब इलेक्शन होता है तब लोग सही में यूज करके देख लेते हैं कि ये चीज ठीक है। वहां पे जाके एक थोड़ा भरोसा तो आता है, जब आप खुद वोट देकर आते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। और उसके अलावा देखिए, अगर हमारे देश के वोटर्स को ऐसा लग रहा होता कि हम जिसको चुनकर भेज रहे हैं वो चुन के नहीं आ रहा है, तो अभी तक बहुत बड़ी चीज हो चुकी थी। हमारा प्रजातंत्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी हमारी है, और इसलिए इलेक्शन कमीशन पे लोगों का भरोसा इसीलिए बनता है क्योंकि लोगों को लगता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें उनकी विल रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसी बात पर ये पुलियाबाजी खत्म करता है। मैं आशा करता हूँ कि जो श्रोता हैं वो अब निश्चिंत होकर वोट करेंगे, अगर उनको थोड़ा भी डाउट था तो। मैं सौरभ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बिफोर वी एंड कि एक तो जो मेरे पब्लिशर हैं लीड स्टार्ट कॉर्पोरेशन, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी इस किताब को छापा है। और एक आपके श्रोताओं को ये भी बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में तो ये किताब है ही, लेकिन हिंदी और मराठी में भी बहुत जल्दी आ रही है, तो जो लोग देखना चाहें अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे अवेलेबल है। अच्छी सब दुकानों में भी, जो इम्पोर्टेंट किताबों की दुकानें हैं। बिल्कुल, और ये किताब हम लोग लिंक करेंगे अपने एपिसोड पेज पर भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ईवीएम के बारे में। बहुत मजा आया इस पुलियाबाजी में। थैंक यू। बिल्कुल, मुझे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी।